कभी गुलाम रहा ये देश आज 2 अरब डॉलर्स खर्च करके अपने लोगों के लिए समुद्र में घर बनाने जा रही है। मगर क्यों? क्या पूरे प्रोजेक्ट से सिर्फ फायदा कमाना ही असली मकसद है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रीजन छुपा है? और आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट को दुनिया का अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट माना जा रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, समुद्र में होने वाले इस एक्सपेंशन के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये मालूम करना बेहद ही जरूरी है कि आखिर मोनाको जैसे सुंदर और संपन्न देश को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। वेल, अगर हम साल 1800 के आसपास के समय को देखें ना, तो मोनाको वैसा नहीं था जैसा कि ये आज दिखता है। मतलब तब के समय ये बेहद ही बड़ा हुआ करता था। अब नॉर्थ में फ्रांस और ईस्ट में इटली और पास में स्पेन होने के चलते ये कई सदियों तक अपने पड़ोसी देशों के कब्जे में रहा। लेकिन ये सब सिनेरियो तब बदल गया जब प्रिंस चार्ल्स III ने सन 1861 में पहली फ्रैंको मोनेगास्की ट्रीटी साइन करी। इस ट्रीटी के अंडर उन्होंने मोनाको की 90% जमीन फ्रांस को बेच दी, जिसके बदले में मोनाको को फुल इंडिपेंडेंस के साथ 40 लाख गोल्ड फ्रैंक्स मिले। अब भले ही मोनाको की लगभग पूरी जमीन फ्रांस के पास चली गई थी, मगर दोस्तों अब मोनाको के पास ना अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए पूरी आजादी थी। मतलब अब उस पर किसी भी तरह के फॉरेन पावर के दबाव नहीं था, जिसके बाद उस मोनाको का उदय हुआ जिसे आज हम जानते हैं। कोई भी देश तभी आगे बढ़ पाता है जब उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और क्योंकि मोनाको को फ्रांस से 40 लाख गोल्ड फ्रैंक्स मिले थे, इसलिए उसने भी विकास की रफ्तार पकड़ ली और खुद को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर लिया। अब दोस्तों, समुद्र किनारे मौजूद मोनाको के शानदार रिजॉर्ट्स तो लोगों को लुभाते ही हैं, मगर जिस चीज के लिए यूरोप के अमीर लोग यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं ना, वो चीज है यानी कि गैम्बलिंग। दरअसल देखो, फ्रांस में खेलना गैर कानूनी था, जिसका फायदा मोनाको ने उठाया और अपने यहाँ जुए को लीगलाइज कर दिया, जिससे यूरोप के बड़े बड़े अमीर लोग मोनाको की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब गुजरते सालों के साथ साथ मोनाको की गवर्नमेंट ने अपनी इस स्ट्रैटेजी पर और भी तगड़े तरीके से काम किया और वहाँ कई लग्जरी कसिनो और होटल्स को बनवाए। साथ ही साथ इंटरनेशनल याचिंग कम्युनिटी को केटर करने के लिए मैरिनास भी खोले। साल 1950s में मोनाको में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का आयोजन हो गया था, जो यहाँ होने वाले मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की वजह से अब हर साल होता है। और जो यहाँ का फेमस याच शो इवेंट है ना, उसको देखने तो टूरिस्ट के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की भीड़ लगी रहती है। अब जो भी अमीर लोग मोनाको आते हैं, उनको अपने ही देश में रोकने के लिए मोनाको ने एक जबरदस्त लीनियंट टैक्स सिस्टम बनाया है, जिसमें यहाँ रहने वाले लोगों को अपने कैपिटल गेन्स, अपनी इनकम और अपनी वेल्थ पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता, बशर्ते वो व्यक्ति फ्रांस का नागरिक नहीं होना चाहिए, वरना उस पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ का जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, वो भी काफी लो है। और रही बात प्रॉपर्टी टैक्स की, तो वो भी सिर्फ उन पर ही लगता है जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगाए हुए हैं। अब ये टैक्स सिस्टम सुनने में जितना लाजवाब लग रहा है ना, ये मोनाको के लिए असल में उतना ही लाभकारी भी है, क्योंकि इसकी वजह से ही आज मोनाको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर देश है, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनर्स रहते हैं। यहाँ के डेवलपर्स ने कई ज्योग्राफिकल चैलेंजेस के बावजूद भी यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि उन्होंने महज 2 स्क्वायर किलोमीटर के माउंटेन्स को छोड़कर हर जगह बिल्डिंग्स बना डाली है। अब इन बिल्डिंग्स की वजह से ही इतने चैलेंजेस के बावजूद भी यहाँ आज करीब 36,000 लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री बना देती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि साल 2030 से 2040 के बीच मोनाको की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कई विदेशी लोग यहाँ के लीनियंट टैक्स लॉज का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ बसना चाहते हैं। और ये टैक्स बेनिफिट उन्हें तभी मिलेगा जब वो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या उसे रेंट पर लेंगे, जो अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि हाई डिमांड के चलते यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाल के एस्टिमेट्स के माने तो मोनाको में पर स्क्वायर मीटर जमीन का रेट लगभग 46 लाख रुपए चल रहा है, जो पेरिस से भी 4 गुना ज्यादा महंगा है। अब अगर मोनाको चाहता है कि और अमीर लोग उसके देश में आकर बसे, तो उसके लिए उसे और भी लग्जरी रियल एस्टेट बिल्डअप करना होगा, जो तभी पॉसिबल है जब उसके पास लैंड एरिया मौजूद हो, जो कि कम एरिया की वजह से बची ही नहीं है, जिसने जन्म दिया उस जरूरत को, जिसकी वजह से मोनाको समुद्र में एक्सपैंड कर रहा है और मारीटेरा नाम के एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बना रहा है। वैसे तो समुद्र पर रियल एस्टेट बिल्डअप करना कोई आसान काम नहीं है, पर दोस्तों मोनाको ये पिछले कई सालों से करता आ रहा है। साल 1861 में फ्रैंको मोनेगास्की ट्रीटी साइन हो जाने के बाद के सालों में ही मोनाको ने रेलवे बिल्डअप करने के लिए अपनी कोस्ट लाइंस को फैलाना शुरू कर दिया था, और तब से ही ये लगातार ग्रो करता जा रहा है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के चलते आज मोनाको की टेरिटरी 20% तक इंक्रीज हो गई है और इनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था साल 1970s का फॉन्टवियली प्रोजेक्ट, जिसमें मोनाको ने समुद्र में से लगभग 22 हेक्टेयर्स लैंड को रिक्लेम कर ली थी। अब दोस्तों साल 1970s के इस प्रोजेक्ट में समुद्र के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन मेथड यूज हुई थी ना, वो करंट के मैरीटेरा प्रोजेक्ट से ही मिलती जुलती है, जिसमें डेवलपर्स ने सबसे पहले समुद्र में बनने वाली नई डिस्ट्रिक्ट के पेरीमीटर के अराउंड 1 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने इस बांध और मोनाको की कोस्ट लाइन के बीच बने स्पेस में 70 लाख टन बजरी और पत्थर भरे और जब लगभग 1 साल बाद उन्हें एक मजबूत फाउंडेशन मिल गया तब उन डेवलपर्स ने वहां बिल्डिंग बना डाली, जिनमें आज मोनाको की लगभग 10% पॉपुलेशन रहती है। अब बेशक फॉन्टवियली प्रोजेक्ट मोनाको के लिए एक बड़ी सफलता हो, पर फिलहाल में मोनाको मैरीटेरा नाम के अपने जिस सी एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहा है वो इस पुराने प्रोजेक्ट से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। अब यूं तो मैरीटेरा सिर्फ एक 6 हेक्टेयर्स का एक्सपेंशन है, मगर फिर भी इसे आप पिछले सभी प्रोजेक्ट से बेटर कह सकते हो, क्योंकि इसमें लग्जरी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसके हर कोने को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि इसे कितने केयरफुली मास्टर प्लान किया गया है। मैरीटेरा प्रोजेक्ट की शुरुआत फाउंडेशन से होती है, जो कि मरीन इको डिजाइन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें इसकी अंडर वाटर फाउंडेशंस इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि ये वहां के समुद्र की बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व कर सके। इस तरह की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मोनाको के लिए न्यू है और डेवलपर्स ने समुद्र में पत्थर डालने से पहले ही वहां की 520 स्क्वायर मीटर सी ग्रास को एक नई जगह ट्रांसप्लांट कर दिया है, जिससे कि लोकल इकोसिस्टम में इस ग्रास की जरूरत को सहेजा जा सके। समुद्र में रहने वाली प्रोटेक्टेड स्पीसीज का ध्यान रखने के लिए मैरीटेरा प्रोजेक्ट में न सिर्फ 12 अलग अलग क्लीनिंग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, बल्कि अपना घर खोने वाले किसी भी समुद्री जीव को एक नया घर देने के लिए प्लानर्स ने किनारे से दूर 2 आर्टिफिशियल रीफ्स का निर्माण भी किया है। अब एक बार जैसे ही 50 मीटर की गहराई में सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक वैसे ही समुद्र के अंदर 5 लाख टन कंकड़ों की एक दीवार बनाई जाएगी। अब इन कंकड़ों में हर कंकड़ 2 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक का होगा, जिन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ समुद्र तल पर जमाया जाएगा, जिसमें मदद करेगी द साइमन स्टेविन नाम की ये शिप, जिसका काम किसी 3D प्रिंटर की तरह ही है। शिप में लगी हाईटेक मशीन से गहराई में एक ऐसा परफेक्ट लेवल फाउंडेशन बन जाएगा जो अंडर वाटर करेंट्स के नेचुरल फ्लो को फॉलो करेगा, जिससे ना फाउंडेशन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ना ही लॉन्ग टर्म में मरीन लाइफ को परेशानी होगी। अब जैसे ही ये वॉल बन जाएगी तब इसी तरह के 18 स्पेशली डिजाइन कंक्रीट केशंस उस रॉक बॉल पर प्लेस कर दी जाएगी, जिसमें से हर एक ब्लॉक का वजन लगभग 10,000 टन का है। जब ये केशन ब्लॉक्स पूरी तरह से लग जाएंगे ना, तब इनमें सैंड भरा जाएगा ताकि ये अपनी जगह पर जमे रहे। और रही बात इनसे मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचने की, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि उल्टा इन ब्लॉक्स की वजह से समुद्री जीवों को नया घर मिलेगा, क्योंकि इन ब्लॉक्स में बहुत सारी खाली जगह छोड़ी गई है। साथ ही साथ इन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि इनमें एल्गी की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी। मैरीटेरा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गाय थॉमस लीवाई सोजेन के अनुसार वो और उनकी टीम ने लोगों के बेहतर घर बनाने के लिए दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स को तो हायर किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने मरीन लाइफ और रीफ्स का ध्यान रखने के लिए भी एक्सपर्ट्स की राय ली है, जो इस प्रोजेक्ट को पिछले सभी लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट से काफी बड़ा बनाती है। यह अमीर लोगों के लिए एक इको विलेज की तरह होने वाला है, जिसमें हर तरफ आपको नेचर के नेचुरल टच देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसके निर्माण की तरफ वापस चले तो एक बार केशन ब्लॉक्स लग जाने के बाद जो अंदर वाली जगह होगी उसका पानी निकाला जाएगा और उसमें बेस बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल भर दिया जाएगा, जिसके बाद मैरीटेरा मोनाको की सबसे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी, जिसका हाफ एरिया सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी से भरा होगा। यहाँ पर कई सारे पार्क्स और प्लाजाज भी होंगे और जहां तक बात कार पार्किंग की है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड होगी, जिससे ग्रीनरी के अलावा लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। और फिर इसे डिजाइन भी तो ऐसे किया गया है कि लोग जब चाहे तब शहरी जिंदगी से निकलकर नेचर के साथ जुड़ सके। अब जो चीज इस पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो है इसकी बिल्डिंग्स, जिनकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट असल मायनों में बड़ा लगेगा, क्योंकि इन बिल्डिंग्स को दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। अब जैसे ही मैरीटेरा बनकर तैयार होगा, तब यहाँ पर करीब 100 अपार्टमेंट्स, 4 टाउन हाउस और 10 विलास भी होंगे, जिसमें से हर एक विला को उसके बायर के हिसाब से यूनिकली डिजाइन किया गया होगा। हालांकि इस सब में जो सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल प्राइस होगा वो है सामने दिख रही ये बिल्डिंग्स, जिसका नाम है ले रेंजो। अब दोस्तों इस बिल्डिंग का नाम इसके डिजाइनर फेमस इटालियन आर्किटेक्ट रेंजो पियानो के ऊपर ही रखा गया है, जिन्होंने इसे मोनाको के प्रेजेंट और पास्ट को आपस में ब्लेंड करके तैयार किया है।
है। साल 2022 में आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट के दौरान रेंजो पियानो ने कहा था कि एक घर लोगों के लिए सिर्फ मकान और छत नहीं होता, बल्कि ये तो उसमें अभी रहने आए लोग और उसकी जमीन के तैयार होते वक्त के मोमेंट्स के बीच की बातचीत होती है। यहाँ रेंजो एक स्लीपी फिशिंग विलेज के तौर पर मोनाको के इतिहास की बात करते हैं और बताते हैं कि ये जो ले रेंजो नाम की बिल्डिंग होगी ना, वो किसी तैरती हुई शिप की तरह लगेगी। इसके जो अपार्टमेंट्स होंगे उसमें लोगों को स्ट्रेच व्यू दिया जाएगा, मतलब वो अपने एक तरफ समुद्र का नजारा ले पाएंगे तो दूसरी तरफ उन्हें शहर का भी नजारा मिलेगा। अब बात करें ले रेंजो की स्मॉलेस्ट अपार्टमेंट्स की, तो वो 370 स्क्वायर मीटर के होंगे और उनकी संख्या हर फ्लोर पर 2 की होगी, जिसके चलते कई अरबपति लोग दोनों ही अपार्टमेंट्स को खरीद लेंगे, जिससे कि वो उन्हें कंबाइन करके स्पेस को बड़ा कर सके। मेरिटेरा की बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स की ये तस्वीरें जितनी शानदार है, उतनी ही शानदार ले रेंजो का इको डिजाइन भी है, जिससे पूरी बिल्डिंग सी वाटर से ही गर्म और ठंडी हो जाती है, जिसके लिए इसमें थैलासोथर्मल लूप नाम के एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का यूज किया गया है। अब दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ के तापमान को कंट्रोल करने और पूल्स को हीट करने के लिए भी ये सिस्टम काम में आता है, जो कि समुद्र की थर्मल एनर्जी को हीट और एयर कंडीशनिंग में तब्दील कर देता है। अब ये आपको सुनने में भले ही पेचीदा सा लग सकता है, पर वाकई में जो समुद्र का पानी है वो बिल्डिंग्स में दाखिल होता है, हीट पंप से गुजरता है, जिससे थर्मल एनर्जी हीटिंग और एयर कंडीशनिंग कन्वर्ट हो पाती है और फिर ये पानी समुद्री जीवों और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना ही समुद्र में वापस मिल जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको? ये जो एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है ना, वो सिर्फ ले रेंजो तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़े रूप में यहाँ इंस्टॉल किया गया है, जिससे ना सिर्फ मेरिटेरा की सारी प्रॉपर्टीज बल्कि बगल में मौजूद लार्वोटो डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टीज भी एयर कंडीशनिंग का मजा ले सकती है। डिजाइनर्स का मानना है कि ये सिस्टम अकेले ही मोनाको के टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 7% कम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर इतनी सारी सुविधा से युक्त मेरिटेरा कितनी कीमत रखता है? वेल, ये जवाब फिलहाल तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेरिटेरा की ज्यादातर प्रॉपर्टी पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है। लेकिन अगर हम रीसेल प्राइसेस की तरफ ध्यान दें तो हमें यह पता चलेगा कि वो पर स्क्वायर मीटर के लिए 92 लाख के आसपास हो गई है, जो इसे रियल एस्टेट के लिहाज से सबसे महंगी जगह बना देती है। ले रेंजो बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट की कीमत करीब 310 करोड़ रुपए है, और रही बात 3000 स्क्वायर मीटर में फैले विला की, तो वो करीब 2500 करोड़ की वैल्यू रखता है। अब भले ही ये प्राइसेस आपको बेहद ज्यादा लग रही होगी, पर जिस हिसाब की लग्जरी लोगों को यहाँ मिलने वाली है ना, उस हिसाब से अमीर लोग यहाँ रहने के लिए आराम से इतना पैसा खर्च कर देंगे। अब दोस्तों पिछले दशक में मोनाको की प्रॉपर्टीज के रेट 60% तक इंक्रीज हुए थे, जिसे इन्वेस्टर्स अपने लिए एक मौके के रूप में देखते हैं, जिसके चलते वो मोनाको को समुद्र तक एक्सपैंड करके डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इसी में उनका फायदा है। अब दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 2 अरब डॉलर्स का खर्चा आया है, और आप यकीन नहीं करोगे कि ये सारा पैसा सिर्फ 9 अमीर परिवारों ने लगाया है, जिनमें से 3 परिवार मोनाको से ही हैं और 6 दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से हैं। अभी तक की जानकारी से तो ये समझ आया है कि मोनाको का ये मेरिटेरा प्रोजेक्ट बिजनेसमैन्स के लिए फायदे का सौदा हुआ है, जिससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। मगर ये कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो कि मोनाको में इन बिल्डिंग्स को खरीद सकता है। जल्दी से उन दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो वहां पर आपके लिए एक विला खरीद ले। और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मोनाको में खुद को बसा सको। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर लिखना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है डैटलो पास के बारे में। डैटलो पास बेसिकली एक जगह थी जहां पर कुछ हाइकर्स गए थे उस जगह पे कैंपिंग करने के लिए, उसको पार करने के लिए, लेकिन कुछ मिस्टीरियस चीजें होती है और वहां पर जाने वाले सभी के सभी हाइकर्स दर्दनाक तरीके से मर जाते हैं। एक 5th बॉडी कुछ दिन बाद मिलती है जो शायद टेंट के पास वापस जाने की कोशिश कर रहा था, पर आखिर ऐसा क्यों होता है इसका राज कभी खुल ही नहीं पाता। पर बहुत सारी मिस्ट्री जरूर खुलती है इस वीडियो में, जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।